अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो खास तौर पर आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर बनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th के केमिस्ट्री के टारगेट पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अगर आपने इस टारगेट पेपर से तैयारी कर ली तो फिर आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है क्लास 9th का केमिस्ट्री का टारगेट पेपर और ये टारगेट पेपर 2025 की बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को पहले ही कंफर्म कर दूं कि ये जो टारगेट पेपर है ये मैंने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया है। ठीक है। और इस टारगेट पेपर को ओवरऑल सिंध के अंदर जितने भी बोर्ड हैं उन तमाम बोर्ड के स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। वरना आप लोगों ने मुझसे कमेंट कर करके पूछना, तो मैंने कहा आप लोगों को पहले ही बता दूं। ठीक है। तो अब जरा हम शुरू करते हैं। तो आपके पास जो सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। आपको यहाँ पे तमाम के तमाम एमसीक्यूज को ही सॉल्व करना है और आपके पास हर एक एमसीक्यू जो है वो 1 नंबर का होगा। अब आपको टोटल दिए कितने एमसीक्यूज जाएंगे, तो देखें सेक्शन ए के अंदर ना आपको दिए जाएंगे टोटल 12 एमसीक्यूज और ये आपके पास होंगे भी ना टोटल 12 ही नंबर्स के। ठीक है। मतलब आपके पास यहाँ पर हर एक एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इन एमसीक्यूज की तैयारी करके कहाँ से जानी है। तो देखें, सबसे पहले तो आपके चैप्टर्स के लास्ट में जो एमसीक्यूज होते हैं आपने वहां से जो तैयारी करनी है ना वो लाजमी करके जानी है। ठीक है। इसके अलावा आपने जो तैयारी करनी है वो करनी है 10 ईयर से। देखें, अगर आप 10 ईयर से एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा ना कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह के एमसीक्यूज देता है। ठीक है, कितने रिपीटेड होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने लाजमी, चाहे आपका ताल्लुक सिंध के किसी भी बोर्ड से है, आपने लाजमी अपनी 10 ईयर से एमसीक्यूज की तैयारी करके जानी है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कहीं से भी ना प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलते हैं तो आप उनकी तैयारी कर लीजिएगा, तो बस फिर आपका जो एमसीक्यूज का पोर्शन है वो बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं सेक्शन बी और साथ ही साथ सेक्शन सी की भी। ठीक है। तो देखें, आपके पास ये जो सेक्शन बी है इसके अंदर आपको दिए जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है। और ये जो आपके पास पूरा का पूरा सेक्शन बी है ये आपके पास होता है टोटल 24 मार्क्स का। और इसी तरह जो सेक्शन सी है ना वो भी आपके पास होगा टोटल 24 मार्क्स का ही। ठीक है। तो क्योंकि आप जानते हैं ना कि आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 60 नंबर का है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से नंबर्स को हासिल करना है और मैं आपको बताऊंगी भी कि आपने कौन कौन से सवाल लाजमी अटेम्प्ट करने हैं या फिर जिनके एग्जाम में आने के जो चांसेस है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। देखिए, सेक्शन बी के अंदर आपको अगर बात करूं टोटल दिए कितने जाएंगे, तो सेक्शन बी में दिए जाएंगे आपको टोटल 12 क्वेश्चन, जिसमें से आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो करने हैं टोटल 8 क्वेश्चन। ठीक है। तो आपके पास अच्छी खासी चॉइस है कि आप आराम से सवालात को छोड़ लें और जो आपको आ रहे हैं आप उनकी तैयारी कर लें। ठीक है। और इसी तरह अगर हम लॉन्ग में बात करें तो लॉन्ग के अंदर आपको दिए जाएंगे टोटल 6 सवाल और आपने करने होंगे टोटल 4 सवाल। ठीक है। तो इसमें भी आपने ध्यान से करना है। ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान से सेक्शन बी और सेक्शन सी की आपने तैयारी करके जानी है। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, ये जो टारगेट पेपर मैंने बनाया है ये मैंने चैप्टर वाइज बनाया है ताकि आप लोगों को किसी किस्म का मसला ना हो और आप आराम से चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन को फाइंड कर लें। ओके। तो जरा आप शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके पास जो सबसे पहला चैप्टर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर मैंने साथ साथ मेंशन भी करा है कि ये डेफिनेशंस हैं, ये डिफरेंस है, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। ठीक है। ताकि आपको मसला ना हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस की, तो वो आपके पास है। इनकी जस्ट आपने डेफिनेशन याद करनी है और अगर साथ में इनकी एग्जाम्पल्स है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने इनकी एग्जाम्पल्स भी याद करके जानी है। तो सबसे पहला आपके पास है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एवोगाड्रोस नंबर, मोलर मास, एटॉमिक मास और लास्ट आपके पास है मास नंबर। तो इस चैप्टर के अंदर ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो आपने इनकी लाजमी तैयारी करके जानी है।
अब जरा हम आते हैं एक ऐसे सवाल के ऊपर जो कि 100% मैं कहूँ कन्फर्म है कि वो एग्जाम में आता है और वो पिछले तकरीबन कई सालों से लाजमी आ रहा है, जिसके एग्जाम में आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है तमाम सवालों की बानिस्बत। वो क्या है आपके पास शॉर्ट के अंदर है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशन दी जाएंगी जो कि अनबैलेंस होगी और आपने उन्हें बैलेंस करना है। अच्छा, अब आपको ये कितनी दी जाएंगी, तो ये कोई बहुत ज्यादा तो नहीं दी जाएंगी, मतलब ये आपको ना कोई टोटल 3 इक्वेशन दी जाएंगी जिनको आपने बैलेंस करना होगा। अच्छा, अब जरा आप मुझसे ये कहेंगे मिस आप ये भी तो हमें बता देना कि कौन कौन सी बैलेंस इक्वेशन की हम तैयारी करके जाएं। तो अब जरा एक मेरी बात सुने, चले मैं आपको मिसाल देती हूँ। अब जरा बात सुने, आप किसी बच्चे को सिखाते हैं प्लस के सवालात, ठीक है, एडिशन के सवालात, और आप उसे तैयारी करवाते हैं कि कैसे प्लस करना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे ऐड करना है, ठीक है, आप हर चीज उसे सिखाते हैं। अब आप उसे सिखाने के बाद वो आपसे कहेगा कि भाई मुझे बता दे कि मेरे पेपर के अंदर कौन से एडिशन वाले सवालात आएंगे, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे देखिए आपको जस्ट आना चाहिए तरीका कि किस तरह एडिशन करते हैं, बस अगर आपको वो तरीका आता है तो एग्जामिनर आपको किसी भी तरह का कोई भी मैथ का एडिशन वाला सवाल देगा, आप फौरन कर लेंगे। ऐसा ही है ना, मतलब सिर्फ तरीका आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह मैं भी आपको यही कहूंगी कि आप ये जो आपके पास सवाल है ना, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, आप क्या करें, आप इनकी जस्ट प्रैक्टिस करें, मतलब आपको मेथड आना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और बस फिर तो एग्जामिनर आपको कहीं से भी दे दे, किसी भी बुक से दे दे, चाहे आपकी बुक से हटकर दे दे, कहीं से भी दे दे, वो आपको आता होगा। क्यों? क्योंकि आपको तरीका आता है। तो बैलेंस इक्वेशन, अब मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत मुश्किल है आप नहीं कर पाएंगे, नहीं, इंतहाई किस्म की आसान है और आपके पास ये मुफ्त के नंबर है कि आप जैसे इसकी प्रैक्टिस करें। आपकी बुक के अंदर ही काफी सारी एग्जांपल्स दी हुई है प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, टेनर से प्रैक्टिस कर लें, बस इनफ है, इसके अलावा आपको और कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेनर में भी आपको काफी सारी मिल जाएंगी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो बस फिर आप उन्हीं की प्रैक्टिस करें और बस फिर आपका एक सवाल मैं कह रही हूँ ये हो जाएगा डन। 8 में से एक सवाल तो आराम से आपका हो जाना है, क्योंकि जाहिर बात है अब आपके पास टाइम भी कम है, आपकी डेट शीट आ चुकी है, आपके पेपर्स की डेट भी कंफर्म हो गई है, ठीक है। तो पहली फुर्सत में आपने ज्यादातर उन सवालात पे फोकस करना है जिनके जो एग्जाम में आने की चांसेस है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता रही हूँ ये वो वाहिद सवाल है जो आप तमाम के तमाम स्टूडेंट करेंगे, चाहे उन्हें आता है या नहीं आता है। अभी आपके पास टाइम है, अभी एक दिन भी नहीं लगेगा, कुछ घंटे भी नहीं लगेंगे, मैं कह रही हूँ जरा सी देर में आपको ये बैलेंस इक्वेशन आ जाएंगी। तो आपने ये सवाल पहली फुर्सत में करना है, ओके। अब जरा हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है राइट 3 सेंटेंसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, अब जरा देखिए, ये मत कहिएगा मेंस न्यूमेरिकल मुश्किल होते हैं, हमें समझ नहीं आते, नहीं, देखिए अपने दिमाग में ये बिठाए कि ये सबसे ज्यादा जो आसान होते हैं ना वो न्यूमेरिकल ही होते हैं। न्यूमेरिकल में ना एग्जामिनर कभी भी ना आपके फजूल में नंबर नहीं काटेगा, मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल आता है, आप सही से उसे लिख कर आते हैं, जैसे कि ना आप मैथ के अंदर कोई भी मैथ का सवाल सॉल्व करके आएंगे, ठीक है, तो क्या एग्जामिनर उसमें आपके नंबर काटता है या राइटिंग वगैरह के नंबर काटता है? नहीं ना, वो आपको पूरे नंबर देगा अगर आपने सही लिखा है। बिल्कुल इसी तरह न्यूमेरिकल के अंदर भी यही होता है, अगर आप बिल्कुल सही लिख कर आए तो एग्जामिनर जो है वो आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, ना राइटिंग का ना किसी भी चीज का। इसी तरह अगर आप न्यूमेरिकल के बजाय कोई थ्योरी लिख के आते तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि एग्जामिनर जो है वो आपको पूरे नंबर देगा, वो काट सकता है। ऊपर से ये भी हो सकता है कि आप भूल जाएं, आप पहला वर्ड भूल जाए, आखिरी वर्ड भूल जाए, आप कोई मिस्टेक कर कर आ जाएं, और नहीं तो भाई एग्जाम ने यही कहेगा कि भाई बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है, उसके नंबर काट लो, ठीक है। तभी मैं कह रही हूँ न्यूमेरिकल आपने लाजमी करके जाने हैं। और मजे की बात है कि आपकी जो ये बुक है इसमें कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है भी नहीं, और जिन चैप्टर में है तो वो तो आते एग्जाम में लाजमी है। तो पहली फुर्सत में आपने न्यूमेरिकल की तैयारी करनी है। अब जरा देखें, न्यूमेरिकल्स में भी आपके पास दो तरह के न्यूमेरिकल है जो कि एग्जाम में आते हैं। वैसे तो इस चैप्टर में काफी सारे हैं, लेकिन ये दो तरह के न्यूमेरिकल हैं जो एग्जामिनर लाजमी देता है, ठीक है। इन दोनों में से मतलब कोई एक देगा आपको, लेकिन एक आप एक की तैयारी करेंगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगा, ओके। तो पहला न्यूमेरिकल आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स। आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अगर आप जस्ट इन दो तरह के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक सवाल मैं कह रही हूँ यहाँ से भी बहुत आसानी के साथ हो जाना है। और मजे की बात, कोई बहुत बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल नहीं है, एक फॉर्मूला लगाओ झट आंसर आ गया, बस इतने आसान तरीन न्यूमेरिकल है ना, बस मजा आ जाना आपको इन्हें करके, ओके। अब जरा हम आते हैं डिफरेंस के ऊपर। तो इस चैप्टर में जो आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो पहला आपके पास है एटम्स एंड आइंस, और सेकंड आपके पास है कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये दो डिफरेंस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनकी तैयारी करनी है। बस कोई ना तीन तीन डिफरेंस आपने याद कर लेना, मतलब ज्यादा नहीं, तीन तीन बहुत है।
अब जरा आते हैं लॉन्ग के सवाल की तरफ। तो लॉन्ग में इस चैप्टर में से आपके पास ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डेफिनेशन बतानी है, एंड लिस्ट एनी 5 ब्रांचेस ऑफ इट एंड एक्सप्लेन देम। और आपने केमिस्ट्री की किसी 5 ब्रांचेस के नाम बता के उन्हें एक्सप्लेन करना है। अच्छा, एक और बात, अगर ये सवाल शॉर्ट में आता है ना, तो वो आपसे कहेंगे कोई आप 6 ब्रांचेस के नाम बता दे, तो आपको ना ब्रांचेस के नाम 6 आने चाहिए कम से कम, ठीक है? ठीक है, तो ब्रांचेस के नाम आपको ज्यादा आने चाहिए और जो एक्सप्लेन करने वाली ब्रांचेस है वो आपको टोटल 5 आनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये था आपके पास पहला चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर अभी से आप तैयारी करेंगे, टाइम वैसे भी आपके पास कम है, तो अब हार्ड वर्किंग के बजाय करनी है आपने स्मार्ट वर्किंग, और वो सवाल जो कि ज्यादा आएंगे या जिनके चांसेस बहुत ज्यादा एग्जाम में आने के, तो सबसे पहले सब छोड़ छाड़ के आपने करनी है उन्हीं की तैयारी। अब जरा हम आते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर, जो कि आपके पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अब जरा हम बात करते हैं शॉर्ट की। तो इस चैप्टर में आपके पास जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो आपके पास है व्हाट आर आइसोटॉप्स। आपको आइसोटॉप्स की बहुत अच्छे से डेफिनेशन आनी चाहिए, जरा सी डेफिनेशन है, ठीक है? डिस्क्राइब आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इसके अलावा आपको आइसोटॉप आने चाहिए कार्बन के और हाइड्रोजन के, ठीक है? तो देखिए ये वाला सवाल भी जो है 2025 में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आपने इसकी भी पहली फुर्सत में तैयारी करनी है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो टारगेट पेपर है ना, इसमें मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किए। जिन्हें मैंने किया इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास है राइट डाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज। ठीक है, आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है कैथोड और एनोड रेज की। ये सवाल भी शॉर्ट के अंदर आ सकता है, ठीक है? तो आपने इसकी भी तैयारी करके जानी है। और ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है अब की दफा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन आप सिर्फ साइड के लिए प्रॉपर्टीज भी कर लीजिएगा। ओके, अब जरा हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स इन डेली लाइफ। ये सवाल भी शॉर्ट में एग्जामिनर पूछ सकता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इस चैप्टर का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सवाल भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, तो आपने इसकी तैयारी भी पहली फुर्सत में करके जानी है, और बहुत ही आसान सा है, ठीक है? मतलब बस जो न्यूमेरिकल वगैरह के टॉपिक्स होते हैं ना, तो उनमें तो बेसिकली आपको प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आसानी के साथ आप एग्जाम में अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा। ओके, अब जरा हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो देखें ये वाहिद चैप्टर है जिसमें काफी सारे लॉन्ग है और कुछ भी बन सकता है, भाई एग्जामिनर जो है कुछ भी दे सकता है। तो पहला आपके पास है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका पूरा लॉन्ग एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है रदरफोर्ड मॉडल एंड डिफेक्ट्स, ठीक है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है नील बोहर मॉडल एंड लिमिटेशन। अच्छा, ये सवाल जो है ये 2024 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, लेकिन उसमें ना लिमिटेशन नहीं आई थी, जस्ट उसके अंदर बोहर का एटॉमिक मॉडल आया था। तो इस सवाल की आपने करनी है सबसे लास्ट में प्रैक्टिस, ठीक है? लेकिन मैं कहूंगी आपने इसकी लिमिटेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मे बी पॉसिबल एग्जामिनर लिमिटेशन को दे दे, ठीक है? तो लिमिटेशन की आपने अच्छे से करनी है, लेकिन जो नील बोहर का मॉडल है ना उसकी सबसे आखिर में तैयारी कर लीजिएगा। ओके, जरा हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास है डी ब्रॉगले मॉडल। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब जरा हम आते हैं चैप्टर 3 की तरफ, जो कि आपके पास है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है? अब इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है? और अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी। ये 3 डेफिनेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट के अंदर ये कुछ लॉज हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर्स को दे भी देता है, तो बस आपने लॉ की तैयारी करनी है। ओके, तो पहला आपके पास है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, न्यूलैंड लॉ, डोबिरिनल रूल ऑफ ट्रेड, पीरियोडिक लॉ। तो ये आपके पास कुछ लॉज हैं और आपने इनकी तैयारी करनी है, ठीक है? बस टू द पॉइंट डेफिनेशन इनकी बस याद कीजिएगा। ओके, इसके अलावा इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आपके पास है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए 2024 के अंदर एग्जामिनर ने दिया था 7th ग्रुप, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको मैं कहूंगी कि आपका पूरा का पूरा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये आना चाहिए। तो आपने इसकी अच्छी तैयारी करेंगे तो फिर आपका एक सवाल लॉन्ग में यहाँ से कंफर्म हो जाना है, ठीक है? अब जरा हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो कि आपके पास है केमिकल बॉन्डिंग। तो इस चैप्टर के अंदर जो आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो आपके पास है कोवेलेंट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड। इसके अलावा पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अच्छी तैयारी आपने जो डिफरेंस की करनी है वो इसकी करके जानी है। इसके अलावा अगर हम कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो वो आपके पास है केमिकल बॉन्ड,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो ये कुछ डेफिनेशन है इस चैप्टर की जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, देखें, या तो आप डायरेक्ट ना बुक आपके पास है तो बुक के अंदर जो भी टॉपिक लिखा हुआ है वहां से कर लें, या फिर ना आप जो चैप्टर के लास्ट में समरी होती है ना वहां पे ये जो डेफिनेशन है आपको बहुत छोटी मिल जाएंगी, तो वहां से उसकी तैयारी कर लीजिएगा, छोटी छोटी सी हैं, आराम से याद हो जाएंगी। अब जरा हम बात करते हैं शॉर्ट में। तो शॉर्ट में आपके पास ये सवाल है, छोटा सा है, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो तो आप यहाँ पे याद कर लेंगे, ठीक है, डिफरेंस में। बस आपने इसकी टाइप्स याद करनी है, वही क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो बस ये छोटा सा आपके पास सवाल है। और अगर हम लॉन्ग में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये लॉन्ग है जो कि है एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। पूरा का पूरा लॉन्ग इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हैं, ठीक है। अब जरा हम बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ जो कि आपके पास है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर के अंदर आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है एमोर्फियस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने तैयारी भी इसकी अच्छे से करके जानी है। और अगर हम बात करें इस चैप्टर की डेफिनेशंस की, तो इस चैप्टर में जो आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है एलोट्रॉपी, फ्यूजन एंड डिफ्यूजन। तो आपने इनकी डेफिनेशंस की तैयारी करके जानी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट में, तो शॉर्ट में आपने याद करके जाना है डिफाइन चार्ल्स लॉ और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स। देखें ये चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप न्यूमेरिकल कर लेंगे ना तो आपका पूरा का पूरा एक सवाल आराम से सिक्योर हो जाएगा। सजेस्ट करूंगी मैं आपको, जितना थ्योरी के पीछे भागते हैं थ्योरी पे भी फोकस करें, बट ज्यादा न्यूमेरिकल पे कर लेंगे तो सवाल आपका सेव हो जाएगा, ओके। तो आपने चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन करनी है, साथ में जो उसका न्यूमेरिकल है उसकी लाजमी प्रैक्टिस करके जानी है। कोई बहुत ज्यादा वैसे भी आपकी बुक में न्यूमेरिकल है नहीं, जितने हैं उनकी तैयारी कर ले, इनफ है, बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट आपके पास है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब जरा हम बात करते हैं लॉन्ग की। तो आपके पास जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ एंड एक्सप्लेन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। तो आपने पूरा का पूरा, तो आपके पास ये जो पूरा का पूरा बॉयल्स लॉ है आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है, और साथ में इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसकी भी तैयारी आपने करके जानी है, क्योंकि एग्जामिनर इस सवाल को लॉन्ग में पूछ सकता है, ओके। साथ में इसके न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तो मैं कहूँ आपने जहां भी न्यूमेरिकल आपको मिले ना बुक के अंदर, पहली फुर्सत में सब छोड़ें और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने बैठ जाए, आपका एक सवाल आराम से सेफ साइड पे चला जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको दो तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे, एक चार्ल्स लॉ का और एक बॉयल्स लॉ का, तो आपने दोनों की तैयारी करनी है। तो आपका एक सवाल ना इस पूरे चैप्टर से कंफर्म हो जाएगा, मतलब बाकियों का तो कोई नहीं कह सकता ना, लेकिन ये कंफर्म है कि न्यूमेरिकल तो आने ही आने हैं, ओके। अब जरा हम बात करते हैं एक और सवाल की। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर से एग्जामिनर या तो ये बॉयल्स लॉ वाला सवाल दे सकता है या फिर आपको ये नीचे वाला सवाल दे सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस बॉयल्स लॉ वाला दे दे, लेकिन तैयारी आपने दोनों की करके जानी है। डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ एवापोरेशन इन लिक्विड्स, विच फैक्टर्स अफेक्ट द एवापोरेशन प्रोसेस। तो ये आपके पास लॉन्ग है, तो आपने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है, और एग्जामिनर इन दोनों में से कोई एक आपको लाजमी दे देगा, ठीक है। अब जरा बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ जो कि आपके पास है सॉल्यूशन, ओके। और इस चैप्टर में जो डेफिनेशन है सबसे पहले आपने जो याद करनी है वो करनी है मोलैरिटी और मोलैलिटी की, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन याद करनी है पहली फुर्सत में, समरी से याद कर लीजिएगा, बहुत छोटी छोटी आपको समरी में मिल जाएंगी। और नेक्स्ट अगर शॉर्ट की बात करें तो आपने याद करना है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन सा सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है, कौन सा सुपर सैचुरेटेड और कौन सा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो एग्जामिनर के बहुत ज्यादा फेवरेट न्यूमेरिकल है मोलैरिटी के, तो पहली फुर्सत में आपने इसकी तैयारी करनी है, एक सवाल आपका यहाँ से हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। मोलैरिटी के न्यूमेरिकल एग्जामिनर को बड़े पसंद है, एग्जामिनर के शदीद किस्म के फेवरेट है, तो आप भी इसे अपने फेवरेट बनाएं ताकि एग्जामिनर आपको नंबर अच्छे दे दे, ओके। अब जरा बढ़ते हैं लॉन्ग की तरफ। तो आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन कोलॉइड एंड सस्पेंशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग आपके पास है, तो आपने इसके अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड राइट इट्स प्रिंसिपल, ये वाला भी एग्जामिनर जो है वो लॉन्ग के अंदर पूछ सकता है, लेकिन आपने करनी दोनों ही क्वेश्चन की तैयारी है, एग्जामिनर कोई इन दोनों में से एक आपको दे देगा, ठीक है। देखिए मैंने कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग तो आपको दिए नहीं, तो जितने दिए उनकी आपने अच्छे से तैयारी करके जानी है। अब जरा हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ जो कि आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर से आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो आपके पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपने इनका डिफरेंस अच्छे तरीके से याद करके जाना है, और
आपकी बुक में है भी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एलॉय फॉर्मेशन। तो इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन आपने याद करनी है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है, स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉ, इस चैप्टर में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसकी अच्छी तैयारी करके जानी है। इसी तरह अगर बात करें न्यूमेरिकल की, तो आपके पास फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है उसके न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल आपने पहली फुर्सत में करने हैं, ओके। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, लिख लिख कर करनी है, ना कि आंखों से देख देख के। जितना आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर है, ठीक है, और आप उतना ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब जरा हम बात करें लॉन्ग की, तो इस चैप्टर में आपके पास एक ही लॉन्ग है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, राइट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इट्स एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसकी अच्छे से तैयारी करके जानी है आपने, ओके। अब जरा हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, जो कि आपके पास है चैप्टर नंबर 8। जी ये 9 नहीं है, ये प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 8 है जो कि है केमिकल रिएक्टिविटी। अच्छा, अब ये चैप्टर जो है इसके अंदर जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो बात करो डिफरेंस की, तो वो आपके पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल और मेटालॉइड। तो आपने इन तीनों का डिफरेंस याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर 2 का पूछ लेगा या कभी कभी 3 का पूछ लेगा, लेकिन इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके पास डिफरेंस है। अच्छा, अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत से टारगेट पेपर बना रही हूँ और वो भी आपकी फरमाइश पर, तो भाई लाइक कमेंट तो बनता है, तो फटाफट लाइक करें, कमेंट करें, और वो स्टूडेंट जो कि मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो वक्त पे मिल जाए। और दूसरी बात, तो अगर आपने अभी तक किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करी है, आपको मेरे चैनल के ऊपर टारगेट पेपर मिल जाएंगे, तो फटाफट जाएं और उनसे तैयारी करें और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर हासिल करें, ओके। अब जरा हम बात करें इस चैप्टर के शॉर्ट की, तो वो आपके पास है राइट यूजेस ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल्स के यूजेस एग्जामिनर पूछ सकता है, ओके। इसके अलावा लास्ट आपके पास है राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैलोजेंस, ठीक है, इसकी भी तैयारी कर लिएगा, मे बी पॉसिबल है ये भी एग्जाम में आ जाए। तो इस चैप्टर में कोई लॉन्ग तो है नहीं जिसको मैं कहूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा जो टारगेट पेपर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कहीं भी किसी भी किस्म का मसला है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।